हेलो फ्रेंड्स, आईएसपी से स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की ये दूसरी क्लास है, मैं शाम को अपलोड कर रहा हूँ इसको। और ये मैं आपको इसमें इकोनॉमिक्स में न्यूज इन शॉर्ट्स को कंप्लीट करा रहा हूँ, जो कि प्री के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क। बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क से यहाँ से शुरू होगा। क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि आरबीआई ने क्या किया, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उसके लिए बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया। किसने किया? आरबीआई ने किया। ठीक है, तो जो बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क है इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या। तो ये क्या होता है कि जो बेसल 3 जो मानदंड है, ठीक है, इसको वित्तीय विनियामक जो है, जो कि रेगुलेटर्स हैं फाइनेंशियल, उन लोगों ने अपनाया हुआ है। ये वित्तीय और आर्थिक संकट से उत्पन्न होने वाले जो भी आघात होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संकट उत्पन्न हुआ तो किस प्रकार से चीज़ों जो होती है ना, कि जो भी संस्थानों पे जो आघात लगता है, जो भी नुकसान होगा उसको सहन करने के लिए बैंकिंग सेक्टर की जो क्षमता होती है ना, बैंकिंग सेक्टर, उसको सुधार करने के लिए बनाया गया। मतलब बैंकिंग सेक्टर पे मान लीजिए कि मंदी आ गई, ठीक, मंदी आ गई, तो जो भी प्रॉब्लम्स बैंकिंग सेक्टर्स को होगी उससे उभारने के लिए इसको बनाया गया। इस रेगुलेटर्स द्वारा इसको उपयोग किया जाता है। इन्हें क्या है, 2007-8 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसमें बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था? बेसल समिति ने 2007-8 में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर इसको विकसित किया था। ठीक, ये क्या करते हैं, ये बैंकों के लिए जो है पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो है, या जोखिम भारित अस्थियों की तुलना में पूंजी कैपिटल अनुपात को कम से कम 8% पर बनाए रखने के लिए अनिवार्य करते हैं। इससे क्या होता है कि जो कैपिटल जो CAR है, ठीक है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात होती है, या जोखिम भारित अस्थियों पे तुलना में पूंजी अनुपात होता है, उसको कम से कम 8% पे बनाए रखना अनिवार्य करता है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात या जो जोखिम भारित अस्थियों की तुलना में पूंजी अनुपात होता है कम से कम 8% का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जो भी जोखिम पूंजी है, मान लीजिए 100 रुपये किसी ने बैंक में जमा किए, ठीक, अब क्या होगा, अब ये क्या करता है कि जब CRR है, मान लीजिए उस पर 20 रुपये क्या उसने कर दिया, उसने 20 रुपये जो है, या उसका 8% यानी 8 रुपये उसको कम से कम बना के रखना है, लिक्विडिटी के तौर पे अपने पास उसको रखना है। ठीक, तो यही चीज़ होती है बैंकों को। तो CRAR क्या है? बैंकों की जोखिम भारित परिसंपत्तियों या देनदारियों के मामले में उसकी पूंजी नेटवर्थ का अनुपात है, मतलब जितनी पूंजी होती है ना उसका। अब क्या है, आरबीआई ने न्यूनतम बैंकों के लिए क्या है, न्यूनतम 9% क्या है, CAR बनाए रखने अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेट रेशियो उसको बोलते हैं, CAR को, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। इसके लिए क्या किया है, इसे 9% आरबीआई ने बनाए रखना, इसको अनिवार्य कर दिया। अब ये क्या है, ये फ्रेमवर्क किसके ऊपर लागू होता है, उस चीज़ को जान लीजिए। किस ये निम्नलिखित जो भी है, ये क्या करता है, एग्जिम बैंक इसको बोलते हैं, भारतीय आयात निर्यात बैंक। दूसरा होता है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसको बोलते हैं नाबार्ड। ठीक है, तो ये नाबार्ड जो है ये अब इंपॉर्टेंट बात आपके लिए क्या है, आप वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे। जैसे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी, 1982 में। किसकी समिति की सिफारिश पे? यहाँ पे सिफारिश समिति है आपका बी शिवरमन की सिफारिश पे, बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर कि क्या हुआ, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये काम आपका है कि आप इसको थोड़ा सा वैल्यूडेशन करिए, क्योंकि क्या है कि हर चीज़ें यहाँ पे नहीं देखा, और यूपीपीसीएस में ये चीज़ें बहुत बार पूछता है। कब स्थापना हुई? 1982। अब क्या कर देगा, इन्हीं का क्रम पूछ देगा कि क्रम बताइए। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण नैफिड जो है इस पर लागू होगा। नेशनल हाउसिंग बैंक्स, नेशनल NHB राष्ट्रीय आवास विकास, और सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी की स्थापना कब हुई? ठीक, NHB क्या है, इनके बारे में डिटेल में आपको जानना जरूरी, क्योंकि ये क्या है कि ये इकोनॉमिक्स के बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोग देखिएगा। जैसे मैं बताया नाबार्ड की स्थापना कैसे हुई, बी शिवरमन समिति की सिफारिश पे हुई थी 1982 में। इसी तरह से आप अन्य चीज़ें जो भी हैं उसको आप खोज के लिखा करिए, इसको नोट बना करके। प्री में यही सब चीज़ें यूपीपीसीएस वगैरह में आती रहती हैं। तो क्या है कि लिक्विडिटी डिफिसिट इन द बैंकिंग सिस्टम, ये क्या है, बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी बढ़कर 1.64 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच गई है, जो कि 2019 के बाद से सबसे उच्चतम स्तर है। और लिक्विडिटी क्या होती है, वस्तुतः बैंक, जब लिक्विडिटी मतलब क्या, मतलब नगद पैसा, नगदी जो पैसा होता है ना उसी को लिक्विडिटी बोलते हैं, यही लिक्विडिटी है। तो ये क्या है कि जो नगद पैसा और उसकी अन्य परिसंपत्तियाँ क्या होती है, उसकी माप होती है। बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी के चलते क्या है, बैंकों के पास क्या होती है, पर्याप्त पूंजी मात्रा में नगदी रहती है। ठीक है, जिससे वे क्या करते हैं, अल्पकालीन वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं। आमतौर पर तरलता में आमतौर पर क्या होता है,
तरलता में आमतौर पे जो है केंद्रीय बैंक के पास क्या होता है, रिजर्व और सरकारी बॉन्ड्स होते हैं। ठीक, जो केंद्रीय बैंक के पास जो रखा रिजर्व होता है और सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, यही क्या होते हैं, जो लिक्विडिटी होती है। तो क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, इसको बोलते हैं तरलता समायोजन सुविधा। इसके माध्यम से क्या करता है, बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी को मेंटेन करता है। ठीक, अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो होती है, इसका संचालन कैसे करता है, रेपो रेट के माध्यम से और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से। ठीक, अब रेपो ऑक्शन के वजह से क्या होता है, रेपो की वजह से क्या होता है कि बैंकिंग प्रणाली में जो अधिशेष जो तरलता जो भी मतलब एक्सेस लिक्विडिटी होगी ना, सबसे अधिक जो मतलब लिक्विडिटी उसको कम करते हैं, इससे मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। ठीक, अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ाया जाता है, जैसे क्या है, बाजार में मुद्रा आती है, अधिक मांग बढ़ती है, डिमांड जनरेट करने के लिए है। ठीक, अब क्या है कि तरलता प्रबंधन के लिए अन्य साधन भी, जैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF भी है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR है। ये क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख पढ़ेंगे तो उसमें तो मौद्रिक नीति में दिए हुए हैं, और ये इकोनॉमिक्स में है। अगर मैं जो इकोनॉमिक्स की क्लासेज जब शुरू करेंगे तो हम इसको जरूर बताएंगे इसमें आप। ठीक है, ये भी आसान है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, मैगजीन में पढ़ने वक्त मतलब ये मान के चलना कि सब चीज़ें आपको आती होंगी। SLR MCLR ये सब चीज़ें जो है आसान है। तो क्या है कि बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी का जो सामान्य अर्थ क्या होता है कि बैंकों के पास क्या है, ग्राहकों की जो ऋण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मान लीजिए तरलता की कमी अगर बात सामने आती है ना, लिक्विडिटी की जो कमी है, तरलता की कमी अगर मान लीजिए जो चीज़ का शब्द यूज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक के पास पैसा नहीं है जो डेली बेसिस पे लेन देन होता है। उसका मतलब ये है कि जो भी मान लीजिए कि हम कर्ज लेना चाहते हो 10 करोड़ रुपए, ठीक, बैंक के पास नहीं है, तो यहाँ तरलता की कमी होगी। ये नहीं कि जो हम अपना जमा किए हैं 2 लाख उसमें से निकालना चाहें तो ये नहीं ना, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। उसमें क्या होता है, ग्राहकों की जो ऋण डिमांड होता है ना, डेप्ट डिमांड, उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है, तो ये तरलता कमी होती है। और तरलता की जो कमी कैसे होती है, उसका कारण क्या है, ICRR को लागू करना, जैसे वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात को लागू करना। ठीक, अब क्या है कि आरबीआई ने 19 मई से 28 जुलाई तक 10% का ICRR बनाए रखने का निर्देश दिया था। ठीक, अब क्या है, व्यवसायों द्वारा अग्रिम टैक्स या GST का भुगतान करना, जिससे क्या है वर्तमान क्षेत्रक में तरलता की कमी हो गई है। त्योहारों के कारण क्या है, वर्तमान समय में कर्ज की मांग में बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई द्वारा डॉलर की बिक्री करने से भी जो है बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी हो जाती है। इससे प्रभाव क्या पड़ता है, इससे उपभोक्ताओं पर जो है ब्याज की दरों की भी वृद्धि होती है। ठीक, जो ट्रेजरी बिल की पुनर्खरीद होती है, ओवरनाइट कॉल मनी रेट्स दरों में भी क्या होती है, ये वृद्धि हो सकती हैं। और विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण की उपलब्धता सीमित हो सकती है इत्यादि। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तरलता में कमी का प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ थोड़ा मैंने आपको बताया ना, जैसे क्या है कि जो रिजर्व बैंक होता है ना, रिजर्व बैंक, जैसे ये फ्लोचार्ट बना है, रिजर्व बैंक, ठीक, आरबीआई है। अब ये क्या करता है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो LAF, ठीक, LAF, इसके बाद क्या होगा, MSF होगा, दूसरा SLR होगा। ये सब चीज़ें इसके माध्यम से क्या करेगा, तरलता को संचालित करेगा। अब यहाँ LAF में क्या होगा, एक होगा रेपो रेट, ठीक, रेपो, एक होगा रिवर्स रेपो। ठीक, इससे क्या होगी, मुद्रास्फीति में कमी आएगी, इससे क्या होगा, डिमांड जनरेट होगा और ये चीज़ें लोगों के पास पैसा आएगा। तो ये सारा फ्लो चार्ट होता है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, इसके 5 वर्ष पूरे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आप जगह जगह देख रहे होंगे, अब हर जिले में लगभग इसका जो शाखाएँ हैं वो आ चुकी हैं। ये 2018 में संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग के तहत इसको स्थापित किया गया था। इस पर भारत सरकार का 100% स्वामित्व है, यही इम्पोर्टेंट है। मतलब संचार मंत्रालय के साथ अधीन क्या है, डाक विभाग द्वारा इसको स्थापित किया गया। ये डाक विभाग द्वारा ये बैंक स्थापित किया गया। अब इस पर क्या है, सरकार जो है 100% स्टेक होल्डर है, 100%। इससे क्या होता है कि मतलब इसका स्वामित्व जो है ना, ये सरकार का सब मतलब अपने पास इसको रखा है। यही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी यहीं पे टारगेट करेगा आपको, 100% वाला सिस्टम पे यहाँ पे टारगेट कर देगा। ठीक, इसको ध्यान देना है। और डाक विभाग भी ध्यान देना है, संचार मंत्रालय के तहत 2018 में इसको आया था। ठीक, अब ये इसके क्या है कि अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये इसका विजन क्या है। इसका विजन यह है कि आम जन को अत्यंत सुगम, सस्ती और भरोसेमंद बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना। कार्य क्या करता है, बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच संबंधी बाधाओं को दूर करके एवं लागत को कम करके वित्तीय समावेशन को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को ये बढ़ावा देता है। IPPB को क्या है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत पंजीकृत किया गया। साथ ही इस बैंक को देश में क्या है, भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक, ये क्या है,
पेमेंट बैंक के लिए जो है आरबीआई से क्या है, विधिवत लाइसेंस मिला हुआ है। मतलब ये क्या करता है, ये पेमेंट बैंक का काम कर सकता है। और यहाँ भी यूपीएससी टारगेट करेगा कि पेमेंट के लिए ये कार्य कर सकता है कि नहीं, इस चीज़ पर भी पूछ सकता है। ठीक, ये अनुसूचित भुगतान बैंक है, शेड्यूल पेमेंट बैंक है ये। ठीक, मतलब यहाँ पे बचत और चालू खाते, मतलब धन का विप्रेषण, धन का अंतरण, मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली भी हो गई है, आधार ओरिएंटेड, जैसे सब अनेक प्रकार की बैंकिंग सेवाएं यहाँ पर हो सकती हैं। यहाँ 3 प्रकार के खातों की सुविधाएं देता है। एक है सकल नियमित खाता, ठीक, एक सुगम मूल बचत बैंक खाता, और एक है कि सरल खाता। ठीक, इसकी उपलब्धियाँ देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लिए। ये वाला चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा। विधिवत लाइसेंस प्राप्त है इसको। इसकी उपलब्धियाँ क्या है, इसकी उपलब्धियाँ ये हैं कि देश भर में 6 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। और आकांक्षी जिलों में जो है, आकांक्षी जिलों की संख्या यूपी में कितनी है। ठीक, अब मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी बता रहा हूँ यूपी पीसीएस के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है, पूरे देश में कितनी है। और ये आकांक्षी जिला योजना कब शुरू की गई थी, कमेंट करिएगा, कब शुरू की गई थी, ये जानकारी रखिएगा, यहाँ से सवाल बने हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको। आकांक्षी जिलों में खोले गए 96 लाख के खातों में शामिल है। ठीक, अब क्या करता है, 1.90 लाख डाकिया ग्रामीण डाक सेवकों को स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक जो उपकरण दिए गए हैं। और 1.3 लाख बैंकिंग एक्सेस पॉइंट पूरे डाकघर के माध्यम से इसको बनाए गए हैं। मतलब ये बहुत अच्छा इसका जाल बिछ गया है। ठीक है, लेकिन हालांकि आमतौर पर बहुत सारी चुनौतियां इसके सामने हैं, जैसे कि निजी क्षेत्र के बैंकों से इसमें कंपटीशन है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम वित्तीय साक्षरता, खराब बुनियादी ढांचा भी है। इसके बारे में रखना कि जो पेमेंट्स बैंक हैं, इसके बारे में जानकारी देना। पेमेंट्स बैंक की स्थापना नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर की गई थी। स्टार मार्क करके इसको नोट्स बना लीजिए, यहाँ से नोट्स बना लीजिए। नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर लिखिए, यहाँ पर इसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा, पेमेंट बैंक लिख के, और उसके आगे लिख लीजिएगा नचिकेत मोर समिति की सिफारिश। उद्देश्य क्या होता है, जो निम्न आय समूह होता है, छोटे व्यवसाय, लघु व्यवसाय होते हैं, उसको बैंकिंग सेवाएं देते हैं। ठीक, ये करते क्या है, ये जो हाईलाइटेड है इसको देखिए। पेमेंट बैंक 1 लाख रुपए तक का डिमांड डिपॉजिट करते हैं। डिमांड डिपॉजिट यहाँ सिर्फ 1 लाख तक। इसके अतिरिक्त क्या करते हैं, मोबाइल भुगतान और खरीदारी जैसी सेवा देते हैं। ठीक, जो पेमेंट बैंक होते हैं, फिक्स डिपॉजिट FD, टर्म डिपॉजिट और किसी भी प्रकार के NRI जो जमा होता है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही ये क्या करते हैं, ये ऋण नहीं दे सकते या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। पेमेंट्स बैंक में यही होता है कि पेमेंट्स बैंक को क्या है, डिमांड डिपॉजिट जमा कर सकते हैं 1 लाख तक का। ठीक, हालांकि जो फिक्स डिपॉजिट होता है, टर्म डिपॉजिट होता है और किसी प्रकार का जो NRI डिपॉजिट होता है उसको स्वीकार नहीं करते। यहाँ यूपीएससी टारगेट करेगा यहीं पे। और साथ ही क्या करते हैं, भुगतान बैंक जो होते हैं ना, पेमेंट बैंक, वो क्या करते हैं, ऋण नहीं दे सकते, मतलब वो किसी को अपना कर्जा नहीं दे सकते और क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते हैं। ये भी इसका मेन इशू है, ध्यान देना, क्रेडिट कार्ड इसको भी नहीं जारी कर सकते हैं। ठीक, तो इसको एकदम ध्यान देना रहता है। ठीक है, अब आता है ग्रेसम का नियम, ग्रेसम लॉ। इस नियम के अनुसार क्या है कि एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली को अपनाने से बैड मनी जो होती है ना, वो गुड मनी को चलन से बाहर कर देती है। ग्रेसम का नियम है। ठीक है, ग्रेसम का नियम, इसको देखते हैं कि जो इस नियम के अनुसार क्या है कि एक निश्चित जो विनिमय दर प्रणाली को अपनाने से, विनिमय दर प्रणाली मतलब एक्सचेंज रेट प्रणाली जो होता है, एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, इससे क्या होता है, जो बैड मनी होता है ना, जो बैड मनी, वो गुड मनी को चलन से बाहर कर देता है। ये ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है ना, जब सरकार क्या करती है, 2 मुद्राओं के बीच में विनिमय दर एक निश्चित अनुपात पर तय कर देती है। अब यह क्या दर होती है, यह बाजार के अलग दर होती है, बाजार की विनिमय दर से। जिस मुद्रा का मूल्य का निर्धारण क्या है, बाजार मूल्य से कम पर होता है, वह मुद्रा क्या होती है, प्रचलन से बाहर हो जाती है। अब जब अधिक मूल्य वाली जो मुद्रा होगी प्रचलन में रहेगी तो एक उससे क्या होगा, पर्याप्त खरीदार नहीं मिलेंगे। यह नियम क्या होता है, केवल कागजी मुद्रा पर नहीं बल्कि कमोडिटी जो मुद्रा होती है ना, जैसे कमोडिटी सब वस्तुओं वाली, जैसे मान लीजिए कि किसी कमोडिटी एक्सचेंज जो होता है ना, उसी को बता रहे हैं, और अन्य वस्तुओं पर भी इस पर लागू होता है। अब ये नियम किसने दिया था, अंग्रेज फाइनेंसर से थॉमस ग्रेसम, उनके नाम पर दिया गया था। अब ये नियम क्या हुआ था, हाल ही में जो श्रीलंका में उत्पन्न आर्थिक संकट के दौरान ये जो है ये प्रासंगिक हो गया था, तो ग्रेसम का नियम। अब एक बात आता है ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें देखते रहिए। क्या भारतीय जो है, भारतीय OIS दरें क्या है, पिछले 10 महीनों में सबसे अपने हाईएस्ट स्तर पे पहुंच गई हैं। OIS दर क्या होती है, ब्याज दर, ये एक ब्याज दर आधारित क्या है, डेरिवेटिव अनुबंध होता है। इसमें क्या आता है, एक फ्लोटिंग ब्याज दर भुगतान के बदले एक निश्चित भुगतान दर के स्वैप विनियमन के लिए सहमत होते हैं। ठीक, OIS को क्या होता है, मौद्रिक नीतियों की अपेक्षाओं का मापक भी माना जाता है।
अब क्या है, फ्लोटिंग रेट क्या होती है, आमतौर पे ओवरनाइट बैंकिंग दर होती है। ठीक, जैसे क्या है कि भारतीय वायु अनुबंधों के लिए रेफरेंस रेट क्या है, मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट है। इसके लाभ क्या होता है, ब्याज दर संबंधी जोखिम में बचाव संभव होता है, क्रेडिट से संबंधित जोखिम में कमी आएगा, और वित्तीय संस्थान क्या पोर्टफोलियो का क्या है, प्रभावी प्रबंधन कर सकेंगे। तो ये इसका लाभ होता है OIS का, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप का। जाहिर सी बात है कि इसमें क्या है कि इसको अधिक समझ में नहीं आया होगा। तो क्या है कि ऐसे में अगर मतलब आसान भाषा में बताऊं, इंग्लिश में बता दूं, तो जैसे क्या होता है कि ओवरनाइट, ठीक है, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप जो होता है क्या होता है कि ये इज एन इंटरेस्ट रेट, ये एक इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है ओवर सम गिवन पीरियड, ठीक है। अब ये होता क्या है कि डेरिवेटिव अनुबंध होता है। ठीक, अब इसके मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है कि ब्याज दर भुगतान के मतलब, इंटरेस्ट के मतलब ये क्या होता है, निश्चित ब्याज दर भुगतान के विनियमन के लिए सहमत होती है। ये होता है, एक ब्याज दर होती है, डेरिवेटिव अनुबंध होता है। ठीक है, अब एक आता है डेप्ट मार्केट, ऋण बाजार। ये तो आपको इकोनॉमिक्स का जो बेसिक है उसमें भी आपको होगा। डेप्ट मार्केट एक बहुत बड़ा चैप्टर भी है, इसमें सब चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। तो न्यूज़ में रहा सेबी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इसको आपको कमेंट करिए। ये सब चीज़ें आप थोड़ा अपने से भी इसमें वैल्यू एडिशन करते रहिएगा। ये क्या होता है कि अब इसको, ये जो सवाल ये है ना, सेबी की स्थापना कब हुई, नाबार्ड की कब हुई, इसको क्या कहता है, क्रम दे देगा कि क्रम में इसको आप उसको व्यवस्थित करिए, मतलब सीधे बढ़ते क्रम में, मतलब जो पहले हुआ फिर कौन बाद में हुआ। तो ये वाला क्रम आपको याद रहना चाहिए। अब कैसे याद होगा, जब इसका हमको सन पता होगा कब इसमें स्थापित हुआ। ये यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए नहीं पर यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि सेबी ने क्या है, बड़े निगमों, लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए क्या है, डेप्ट मार्केट से धन जुटाने के नियमों को क्या कहते हैं, सुगम बना दिया है। इस कदम से क्या होगा, उन बीमाकर्ताओं, पेंशन्स या भविष्य निधि जैसे निवेशकों को सहायता मिलेगी जिन्हें क्या है, वृद्धिशील प्राप्तियों पर विशेष प्रतिशत कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना आवश्यक होता है। साथ ही क्या है कि बड़े निगम जो होते हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, उसके लिए नियमों का अनुपालन भी क्या होगा, आसान हो जाएगा। सुगम मतलब आसान हो जाएगा। तो सेबी द्वारा जो भी प्रस्तावित उपाय हैं उसमें क्या क्या है, तो उनको जानना बहुत जरूरी है कि सेबी द्वारा जो भी प्रस्तावित उपाय हैं उसमें क्या है कि बड़े निगमों को जो परिभाषित करने वाली है मौद्रिक सीमा, उसको बढ़ा दिया गया। मतलब बड़े कॉर्पोरेट्स को जो परिभाषित करने वाली सीमा तो उसको बढ़ा दिया गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोग आ जाएंगे। ठीक, अब डेप्ट मार्केट से उधार का क्या है, निश्चित प्रतिशत जुटाने में सक्षम नहीं होने वाले बड़े निगम पर जो जुर्माना लगता था उसको हटा दिया है। तो डेप्ट मार्केट क्या है, वह बाजार है जहाँ निश्चित आय प्रदान करने वाली जो प्रतिभूतियाँ होती हैं ना, वो जारी करते हैं, और उसका कारोबार, मतलब प्रतिभूतियाँ मतलब सिक्योरिटीज़, ये प्रतिभूतियाँ क्या करती हैं, अलग अलग और अलग प्रकार की विशेषताओं वाली होती है। जैसे एक G-SEC होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ, या फिर क्या है ये तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निजी निकाय, वित्तीय संस्थानों द्वारा जो जारी बॉन्ड्स होते हैं, इनमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है, सरकारी प्रतिभूतियों का होता है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के प्रकार होते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर, वाणिज्यिक पद, जमा पद, सरकारी प्रतिभूति, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के प्रकार होते हैं। ठीक, तो कुशल ऋण बाजार के लाभ क्या हैं, इसको आप देखिए। उधार लेने की लागत में कमी आती है, अर्थव्यवस्था में संसाधनों का कुशल संग्रहण होता है, आवंटन होता है, गैर तरल खुदरा निवेश का इस्तेमाल करके संसाधनों को जुटाने में मदद मिलती है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के परियोजनाओं के लिए फाइनेंस के लिए क्या होता है, अधिक अवसर मिलता है, इससे संस्थागत वित्त पोषण पर दबाव कम होता है। ठीक, अब आता है आपको देखिए ऑटोमोबाइल्स और जो क्या है ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना, मतलब PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इसको बोलते हैं, PLI स्कीम की शुरुआत कब हुई थी ये भी आप देख लीजिएगा। ये सब चीज़ें क्या है कि उसको मैं बता रहा हूँ आपको। PLI स्कीम्स, फर्क है ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स। सरकार ने इसे एक वर्ष और इसको बढ़ा दिया है। ठीक, PLI योजना को 1 वर्ष और तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने वार्षिक योजना पर बजाय तिमाही आधार पर क्या है, प्रोत्साहन राशि वितरित करने का भी इसमें निर्णय लिया गया है। पहले क्या था कि वर्ष के आधार पर इसको प्रोत्साहन राशि मिलती थी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मिलता था। अब इसको तिमाही आधार पर 3-3 महीने पर लेने के लिए इसको बता दिया गया। जो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए PLI योजना, इसका जो नोडल मंत्रालय कौन है, भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। इसका उद्देश्य क्या है, एडवांस ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी आधारित जो उत्पादन उसको, उसकी आपूर्ति श्रृंखला को, सप्लाई चेन को आगे बढ़ाना। अब इसकी आधार वर्ष क्या है, प्रोत्साहन की पात्र बिक्री की गणना हेतु ये 2019 और 20 है। ठीक, अब शर्तें क्या हैं, इसके लिए शर्तें हैं कि मतलब बस इतना है, लेकिन शर्तें क्या हैं, वो सेकेंड इसकी, और ये क्या हो गया,
हाँ, शर्तें जो है इसके लिए क्या है कि 50% घरेलू मूल्यवर्धन होना चाहिए। ठीक, फेम योजना के तहत पात्रता पर प्रभाव, इससे क्या है कि इसके क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स निर्माता होंगे उसको पीएलआई योजना के तहत जो है फेम 2 की योजना के तहत प्रोत्साहन के अतिरिक्त है। ठीक, जो परियोजना प्रबंधन एजेंसी होगी आईएफएसआई लिमिटेड होगा। ठीक है, जो क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र की मतलब पब्लिक सेक्टर की क्या है एनबीएफसी है, एनबीएफसी। अब एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऐसे कुछ होते हैं एनबीएफसी। ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है। अब उपलब्धियां छोड़ दीजिए, इसका लक्ष्य क्या है, हाँ लक्ष्य ये जरूरी है। लक्ष्य क्या है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र का योगदान बढ़ाकर 12% करना है जीडीपी में। तो कभी कभी क्या करता है, जैसे अब सवाल दे देगा कि जीडीपी, मान लीजिए ये जीडीपी है। ठीक, ये गोल सा, एक सेकेंड अच्छे से बनाते हैं ना, अच्छे से लिख के समझ में आएगा। होता क्या है कि मैं लिख नहीं पाता हूँ ना, अब प्रॉब्लम ये होता है टैब पे। ये जीडीपी है। ठीक, इसमें मान लीजिए कुछ सेक्टर्स होते हैं, जैसे इसमें ऑटोमोबाइल से, ये कृषि हो गया। ठीक, ये सेवा से सेक्टर हो गया, ये ऑटोमोबाइल हो गया, ये अन्य सेक्टर हो गए। तो करता क्या यूपीएससी कि जो सेक्टर्स होते हैं ना उनको बढ़ते घटते क्रम में देख लिया कर। जैसे मान लीजिए कृषि, ठीक, सेवा, ऑटोमोबाइल। अब ये सेक्टर्स बढ़ते घटते क्रम में जिस तरह से डेटा जो आते हैं नवीनतम, जैसे जो इकोनॉमिक क्या होगा कि आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, बजट आएगा, इससे आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक, और इनको बजट घटते बढ़ते क्रम में देखने से क्या होगा कि यहीं से सवाल बनते हैं। ये सवाल बनाने का तरीका है यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का भी डायरेक्ट। तो आरओ में भी सब चीज़ें ऐसे ही बनती डायरेक्ट आई हैं। मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। तो इसलिए जब भी इकोनॉमिक सर्वे आएगा ना अगला साल वाला, और जो भी डाटा आएगा, यही बजट आएगा आपका, सब कराएंगे इस पर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एकदम सपोर्ट करते रहिए, एकदम सब इसमें कंप्लीट कराया जाएगा, सारी चीज़ें यहीं से होंगी। अब इसका क्या है कि जीडीपी में ऑटोमोबाइल सेक्टर का 12% लक्ष्य है, वर्तमान में 7.1% है। ठीक है, रोजगार सृजन को 50 मिलियन तक बनाना है, जो वर्तमान में 37 मिलियन है। जो पीएलआई का जो प्रोत्साहन क्या होते हैं, एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज उत्पादों की स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला में नए निवेश तो 18% तक प्रोत्साहन मिलता है। और उच्चतम विकास दर प्राप्त करने पर जो क्या होता है 2% अत्यधिक जो प्रोत्साहन होता है वो मिलता है। अब टेक्निकल टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल मतलब टीटी, ये क्या है, तकनीकी वस्त्र मंत्रालय ने क्या किया, तकनीकी वस्त्रों में आकांक्षी नवप्रवर्तकों में अनुसंधान यानी ग्रेट, ठीक, अनुसंधान और उद्यमिता के लिए स्टार्टअप दिशा निर्देश यानी कि ग्रेट को अनुमति प्रदान की है। इसका लक्ष्य क्या है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करना टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल्स में। ठीक, फोकस क्या होगा, जो विशेष उपक्षेत्रकों पर ध्यान देगा, जैसे जैव निम्नकरणीय और संधारणीय वस्त्र हो। ठीक है, उच्च प्रदर्शन और विशेषीकृत रेशे, स्मार्ट टेक्सटाइल इत्यादि का जो भी मतलब फोकस एरिया है इस पर किया जाएगा। वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, व्यक्तियों और कंपनियों को समर्थन के रूप में अनुदान मिलेगा, यानी कि और वाणिज्यीकरण करने के लिए उसका प्रौद्योगिकियों का सफल जो है इसमें रूपांतरित करने के लिए, तो ये सरकार इसको प्रोत्साहन देगी। अब स्टार्टअप्स की अवधि जो होगी उसको क्या है 18 महीनों की अवधि के लिए 50 लाख रुपए तक का इसका अनुदान मिलेगा। और इनक्यूबेटर्स को कुल मिलाकर क्या है 10% का अत्यधिक मिलेगा। तो जो प्रमुख संस्थानों को समर्थन है इसमें क्या है कि क्या हो रहा है यार, ये मैं परेशान हो जाता हूँ कभी कभी। आईआईटी दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मुंबई आदि को क्या है ये क्या है जो है आपका इस समर्थन देंगे, इस संस्थानों को समर्थन दिया जाएगा। इंजीनियर्ड वस्त्र सामग्री उत्पाद होते हैं जो ये क्या होता है, मुख्यतः इनके प्रदर्शन और क्रियात्मक गुणों के कारण क्या है इसका उपयोग किया जाता है। ये सुंदर और आकर्षित नहीं होते हैं, पर ये क्या होते हैं कि बहुत एडवांस होते हैं। अब 12 श्रेणियों में इसको विभाजित करते हैं तकनीकी वस्तुओं को, जैसे एग्रोटेक हो गया, बिल्टेक हो गया, मेडटेक हो गया, ओकोटेक हो गया, जियोटेक हो गया, क्लॉथ, होम टेक, इंडूटेक, स्पोर्ट्स टेक, प्रोटेक, पैकटेक। मतलब इनका क्या है, जैसे मान लीजिए एग्रोटेक हो गया, ठीक, मेडिटेक हो गया। तो मतलब कि क्या है, जो अगर मान लीजिए कोई मेडिसिन या मेडिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी जो वस्त्र होंगे वो होंगे। ठीक, ना कि ये फैशनेबल वाली चीज़ें। अब जैसे मान लीजिए बिल्टेक है, जो भी बिल्डर्स हैं, जो भी आप काम करते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह में, तो वहाँ आपके लिए होगा। एग्रोटेक मतलब किसानों के लिए होगा, किसी के लिए होगा। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन क्या है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। NTTMM, इसका उद्देश्य क्या था, तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करना। इसकी अवधि कितनी थी, 2023-24, यही वाला है। तो याद इसको जब भी मतलब 2023-24 तक की अवधि है, लास्ट वाली, तो इसको ध्यान देना, चूंकि ये क्या है न्यूज में रहेगा। इसके घटक क्या है, अनुसंधान, बाजार विकास, संवर्धन, बाजार विकास, निर्यात संवर्धन, शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल विकास। ठीक, अब आता है कि रिपोर्ट्स ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हब ऑफ इंडिया। ठीक, रिपोर्ट्स ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हब ऑफ इंडिया, ये क्या है, डेलाइट्स, ये क्या है, डेलॉइट्स, ये ब्रिटिश कंपनी है। नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार क्या, भारत के जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है वो 7 प्रमुख केंद्रों से नए शहरों की ओर स्थानांतरित हो रहा है।
जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है ना, 7 प्रमुख जो केंद्र थे उससे क्या हो रहा है, नए शहरों की ओर, मतलब नए नए जो शहर है उसकी ओर इस स्थानांतरित हो रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है। अब ये रिपोर्ट क्या है, भारत के उभरते प्रौद्योगिकी केंद्र के तहत जारी की गई। ठीक, इससे क्या रहा है कि प्रौद्योगिकी उद्योग का क्या है, विकेंद्रीकरण हो रहा है। अब 7 प्रमुख केंद्रों में से 26 शहरों में स्थानांतरित हो रहा है। इन शहरों में क्या है, इन शहरों में चंडीगढ़, कानपुर, अहमदाबाद जैसे टियर 2 और टियर 3 शहर भी शामिल हैं। अब रिपोर्ट में प्रमुख बिंदु क्या है कि 5.4 मिलियन लोगों में से अधिकतर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे 7 प्रमुख शहर में केंद्रित हैं। ठीक, प्रौद्योगिकी उद्योग वर्तमान में। अब इससे क्या है कि अब ये प्रमुख क्षेत्रों में कार्यरत क्या है, अब इससे क्या है, नए नए जो शहर है उसमें यहाँ पे जा रहा है। प्रमुख क्षेत्रों में कार्यरत क्या है, 60% स्नातक क्या है, छोटे शहरों से आते हैं। 30% स्नातक के बाद रोजगार के बाद क्या टियर 1 शहरों के लिए स्थानांतरित होते हैं। बाकी शहर क्या, बाकी लोग क्या करते हैं, 30% के बाद 30% के बाकी लोग जो है दूसरे शहरों में जाकर के उन सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं अन्य शहरी केंद्र, क्योंकि बड़े शहरी केंद्रों में व्यवसाय संचालन की लागत अधिक है। ठीक, अब क्या है कि कम लागत पे कुशल प्रतिभा आसानी से मिल रही है छोटे शहरों में। ठीक, बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है छोटे शहरों में, तो वहाँ प्रतिभाएं मौजूद हैं, तो स्टार्टअप्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक, अब नए उभरते शहरी केंद्रों में स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर की संख्या बढ़ रही है। ठीक, अब क्या है, तो इससे क्या होगा कि जो प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना के लिए जो प्रमुख स्तंभ क्या होते हैं, वो होते हैं प्रतिभा, अवसंरचना हो, जोखिम और विनियामकी परिवेश हो, स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, सामाजिक परिवेश हो, जीवन स्तर हो। तो इन सारी चीज़ों क्या है, छोटे छोटे शहरों में वो उपलब्ध हो रही हैं। तो बहुत सारे शहर, तो वहाँ इसलिए जो है ये विकेंद्रीकरण उसका हो रहा है। ठीक, तो ये इसमें बहुत कुछ खास नहीं था। अब ये इंपॉर्टेंट वीडियो इतना नहीं था, मतलब बस जान लीजिए, चीज़ें समझ लीजिए, प्री में कुछ क्वेश्चन वगैरह इससे नहीं फंसेंगे। अब बस कुछ है नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये जो बचा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। अब आधे घंटे की क्लास भी हो गई है, तो मैं इसको जो है यहीं पे आज एंड कर रहा हूँ। कल सुबह वाली जो क्लास होगी ना उसमें, तो उसमें हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है MSME के लिए। इस पर 5-6 बार UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है और UPPSC तो मतलब अनगिनत बार पूछता है इस पर। ठीक है, तो इसको मैं कराऊंगा और इसके बाद मैं आर्टिकल शुरू करूंगा इकोनॉमिक्स का कल से। तो हम लोग मुश्किल से 1 दिन के अंदर ही इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे और आ जाएंगे इसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट्स पे। ठीक है, तो कल इकोनॉमिक्स संभवतः हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियोज़ को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।